अब इसको पढ़ने से पहले एक काम की बात ध्यान से सुन लें, समझ लें पहले कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है, तुम उसको देखकर भी दोबारा नहीं बना सकते, नकल करके भी नहीं बनेगा। तो जब बनाओगे तब एहसास होगा उसमें गलतियां होती हैं कि कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, तो कम से कम 10-20 बार करें। ठीक है, 4-5 बार की है तो कम से कम 10-20 बार करें साफ साफ। उसमें भी अगली काम की बात यह है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं वो सुनिए जरा पहले, चेक कर क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या लिखा है, चेक करें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। सिंपल नहीं लिखा पहले? सिंपल है जी, पहले सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना है, उसके बाद कंपाउंड पढ़ना है। तो मैं तुम्हें इसको वापस से डिवाइड करके दिखाता हूँ। हमें सबसे पहले इसके अंदर पढ़ना है माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में भी दो चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है सिंपल वाला माइक्रोस्कोप और दूसरा पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल और कंपाउंड। और एक अपन लोगों को पढ़ना है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के दो मेन टाइप पाए जाते हैं, एक तो होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग हमें ये वाला पढ़ना है, इसकी स्टडी प्रॉपर करनी है और इसमें डायग्राम देखना है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप जिन काम में इस्तेमाल होते हैं वो काम कौन से हैं? टेलीस्कोप कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? दूर का देखने के लिए, जैसे कि अगर अंतरिक्ष की चीजों को देखने के लिए प्रयोग किया गया है तो उसको अपन लोग बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप अगर अंतरिक्ष की चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। पढ़ने दो ही मेन टाइप है, रिफ्लेक्टिंग वाला और रिफ्लेक्टिंग वाला। दोनों का काम दूर का देखना है। अगर स्पेस में देख रहे हैं तो एस्ट्रो है, अगर जमीन वगैरह पे ऐसे कहीं देख रहे हैं, घर में कर रहे हैं किसी के, तो उसका नाम है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। हाँ, उसका नाम है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ठीक है, नॉर्मली ध्यान रखने वाली चीज है कि हमें दो टाइप के टेलीस्कोप, मतलब ये जो मैंने नीचे लिखा है ना वो तो उनके यूज के बेस पर है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप ये यूज के बेस पर है, हमें यूज के बेस पे नहीं जानना, हमें पढ़ाई के हिसाब समझना है कि टेलीस्कोप दो टाइप से बनता है, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। इसमें कुछ खास नहीं होगा, बस यही तीन मेन पढ़ा है। रिफ्लेक्टिंग बहुत लंबा सेशन नहीं है, और ये बस उनके इस्तेमाल के आधार पर कि कौन सा कब कहाँ किस से इस्तेमाल किया जाता है। तो सभी लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप देखा है कि नहीं अपनी लाइफ में, ये बताएं पहले। किसी को पता है सिंपल माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? वो जो ज्योमेट्री में निकलता है लेंस, उसी को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। उससे बड़ा कर करके देखते हैं। लोगों ने कभी छोटे में ज्योमेट्री खरीदा होगा तो उसमें वो आता है गोल गोल सा कांच का, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। सीधी सीधी पता नहीं वो क्यों देते हैं, मुझे आज तक पल्ले नहीं पड़ा ज्योमेट्री, उसका क्या इस्तेमाल है, बालक को दिखता नहीं है, क्या जूम कर करके देखेगा वो, यूजलेस लगा मुझे तो अभी तक वो। कोई सवाल, कोई सेंसिबल इस्तेमाल हो तो बता दे, क्या देख सकते हैं उससे ऐसा भयानक सा जो वो दिया गया है, भगवान जाने वो क्यों दिया गया, पर वही है सिंपल। तो सभी लोग सबसे पहले ध्यान से बात समझ लें। मैं अब एबीसीडी बना देता हूँ। सबसे पहले ए सिंपल, बी कंपाउंड, सी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और डी में डायग्राम होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ये पढ़ लिया ध्यान से, ठीक है, समझें। और इन सब में मोस्ट इंपोर्टेंट है डायग्राम की प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। डायग्राम की प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि तुम्हारे पेपर की सबसे पहली बुनियादी नीड कि तुम्हें इस चैप्टर में से सबसे पहले ये आना चाहिए, लेंस पे का फॉर्मूला आना चाहिए, प्रिज्म आना चाहिए, बस 3 मेन टॉपिक। ठीक है, डायग्राम की प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, बस तुम्हें समझ में आ गया मैं तुमसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ, समझे। और एक बात और सीख लें सभी लोग, इसमें पढ़ के करना क्या है, मतलब पढ़ने का मतलब क्या निकालना है, कोई फॉर्मूला बनाना है कि बस डायग्राम ही देखना है, करना क्या है, हमें इन सभी के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले निकालने हैं। आखिर इनसे कितना बड़ा दिखता है, कितना छोटा दिखता है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। मैग्निफिकेशन की डेरिवेशन करने की उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, और उसको करने से पहले सभी लोग मुझे ये बताएं कि माइक्रोस्कोप में टेलीस्कोप में क्या अंतर है। छोटी चीजों को बड़ा दिखाता है और टेलीस्कोप बड़ी चीजों को छोटा दिखाता है। दूर का दिखाना थोड़ा गलत है वैसे, मतलब जैसे कि हमारा सन कितना बड़ा है, टेलीस्कोप में देखते हैं नेक में दिख जाता है उसके अंदर, उल्टा काम है। माइक्रोस्कोप का उल्टा टेलीस्कोप है, ऐसा मान सकते हो। माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा दिखाएगा, टेलीस्कोप बड़ी चीजों को
छोटा करके दिखाएगा। जो चीजें बहुत डिस्टेंस पर हैं, ज्यादा दूरी पर पाई जाती हैं, उनको छोटा करके पास लाके में दिखा देगा। टेलीस्कोप का काम बड़े को छोटा दिखाना और माइक्रोस्कोप का काम छोटे को बड़ा दिखाना। और वो कैसे काम करते हैं ध्यान से सुने, ठीक है। हमें सभी को क्या ड्राइव करना है, मैग्निफिकेशन की डेरिवेशन करनी है, सबसे पहली काम की चीज। दूसरी काम की बात, हमें चार पड़ाव पार करने हैं, ये बस यूज के बेस पर उसके नाम है और बस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। मैं पहला टॉपिक लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से लिखें। सिंपल माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन सुने। सिंपल माइक्रोस्कोप, कोई ध्यान नहीं रहा, कल एक लड़का लेकर भी आया था छोटा सा लेंस। तुम कभी गौर से देखना, अगर तुम उसको जूम करके देखोगे तो हमेशा जूम नहीं दिखता उस लेंस से। अगर तुम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास रखोगे तभी दिखेगा, ज्यादा दूर लेकर दिखेगा नहीं उसमें। तो हमें कभी भी सिंपल माइक्रोस्कोप अगर पढ़ना है तो सीधी सीधी बात, कुछ खास नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस इज सेड टू बी सिंपल माइक्रोस्कोप। एक कॉन्वेक्स लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस इज सेड टू बी ए सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसी को सिंपल माइक्रोस्कोप बोला जाता है। सबसे पहली काम की चीज सिंपल माइक्रोस्कोप, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, इट गिव्स ए मैग्नीफाइड इमेज। इट गिव्स ए मैग्नीफाइड इमेज, इससे एक बड़ी इमेज मिलती है। व्हेन मैग्नीफाइड इमेज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होता है, प्लेस्ड बिटवीन, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। मतलब जब ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट के बीच में और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तभी इमेज बड़ी मिलती है, वरना बड़ी नहीं मिलती है। हर पॉइंट बड़ी इमेज नहीं मिलेगी। ये जो बात मैंने तुमसे कही है, इस बात का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। इस बात का मतलब ये है कि भाई अपने पास में ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसमें बिल्कुल सावधानी बरतें, बड़े तरह से बना, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन गई, इसका जो पॉइंट है दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, बीच वाला ये वाला पॉइंट है फोकस पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी कोई नीड ही नहीं है वैसे तो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम बस बड़ा ऑब्जेक्ट तभी प्राप्त कर पाएंगे जब ऑब्जेक्ट, बड़ी इमेज तभी मिलेगी जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा बताओ, एफ और ओ के बीच में। जब ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा ओनली उसी केस में बड़ी इमेज मिलती है, वरना नहीं मिलती है। पास होना चाहिए, बहुत डिस्टेंस पर होगा। मतलब कोई मुझसे बोले साहब वो कांच वाला ज्योमेट्री वाला लेंस है, मैं यहां से दीवार को देखूंगा, दीवार बड़ी दिख जाएगी। मतलब ज्योमेट्री वाला लेंस है, मैं यहां से दीवार को देखूं, दीवार बड़ी दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। अगर तुम्हें इसी चीज को बड़ा देखना है तो मैं इसको बिल्कुल पास ले जाके तब ऐसे करके देखोगे, इतनी डिस्टेंस से तुम बड़ा नहीं देख सकते। तो अगर तुम्हें बड़ी इमेज चाहिए तो तुम्हें ऑब्जेक्ट को कहां पे लाकर, कहां पे लेके आना है, फोकस को ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब सभी लोग ध्यान से इस बात को समझ लें, देर आएगा। मैं पहली बार करा रहा हूं तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें 2-3 बार करना होगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि तुम्हें भी अंदाजा नहीं है कि मैं इसमें क्या कैसे ड्राइव कर दूंगा। फर्स्ट टाइम में और अजीब होता है, पहला थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है देखने में। देखें, सबसे पहली चीज हमारे पास इसमें एक लाइट रे लेके आनी है तुम्हें, ठीक है। एक लाइट रे लेके आया मैं। लाइट रे अगर पैदल आएगी तो कहां से आएगी, टकरा के फोकस से। तो वो ऐसे करके मैंने पार की, एक लाइटर की चली गई। दूसरी मैं और लेके आगे कुछ इस तरह से ऐसे करके। ये लाइटें आगे जाकर कभी भी नहीं मिलेगी, इनको हम लोगों को पीछे खींच कर मिलाना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा ध्यान से सही बनाता हूँ, सारा खेल बनाने का ही तो है, ठीक। ये आगे नहीं मिलेगी, मुझे इनको पीछे खींचना पड़ेगा। और मैं जैसे इनको पीछे खींचना स्टार्ट करूंगा तो सभी लोग ध्यान से देखें। एक मिनट और मैं हाँ भाई, लाइटें आगे नहीं मिलेंगी, हमें इनको खींचना पड़ेगा पीछे। और जैसे ही मैंने पीछे खींचना स्टार्ट करूंगा ये कुछ इस तरह से खींचती चली जाएंगी। यहाँ पर यहाँ जाके इमेज मिलेगी। तो ध्यान से देखें तो ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में कैसी बनती है, बड़ी बनती है। दिस इज द सिंपल माइक्रोस्कोप, जो काम तब करेगा जब ऑब्जेक्ट थोड़ा पास होगा और तब जाके बड़ी इमेज मिलती है। पहले ये डायग्राम बनाए, उसके बाद डेरिवेशन सुनाए। इमेज तब बनेगी जब वो थोड़ा ठीक ठाक होगा, बड़ा दिखाएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ खत्म। कांच का टुकड़ा भाई जो मिट्टी में निकलता है, तो
पुराने ज्योमेट्रियों में नहीं आता था, नए में सब में आने लगा बाद में। ध्यान से डायग्राम सारे तभी बनाना जब मैं बना दूं, पहले संग से लाइनें मत खींचना, लेकिन कंप्लीट करने के बाद में ही डायग्राम आगे बढ़ाएंगे हमेशा। चलो अब कुछ काम की बात और सीख ले। फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है? इस वाले पॉइंट पे। तो जहां पे इमेज बनेगी हमेशा उस डिस्टेंस को कैपिटल डी बोलेंगे। डी यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, फाइनल इमेज। और जितने डिस्टेंस पे रखा है ऑब्जेक्ट उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? यू। ये तुम सभी लोग जानते हैं सर, उसको बी नहीं कहना, नहीं बी कह सकते हैं पर कहना नहीं है, क्योंकि बहुत से फॉर्मूला में वो यू और बी लगातार रिपीटेड रहते हैं ना, तो अलग से दिखाया गया है जिससे कि थोड़ा सही से याद रहे। फाइनल इमेज डी मानी जाएगी जिस स्थान पर बनेगी। अच्छा, मुझे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालना है जो कि बहुत सिंपल होता है, वैसे अगर मैं तुम्हें याद देना हूं तो मुझे बताएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है क्या? ठीक है, ड्राइविंग मैग्निफिकेशन। इसमें ट्रायंगलों के नाम वाम दूंगा पर अभी नहीं। ना फॉर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहली बात, सबसे फेमस लाइन, वी नो m इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बताओ, एच आई अपॉन में एच ओ, एच आई अपॉन में एच ओ। अच्छा, एच आई अपॉन में एच ओ को लिख सकता हूं मैं टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। इनको नहीं पता बीटा पता है क्या चीज है? बीटा इज द एंगल टू सी इमेज, मतलब इमेज को देखने के लिए मेरी आंखों को कितना ऊपर जाना पड़ा, वो बीटा एंगल है। और अल्फा कौन सा एंगल है? ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, मतलब जैसे ऊपर एच आई लिखा है तो ये टेन बीटा एच आई के साथ में करेक्ट होता है। मतलब ये है वो एंगल जिसके लिए मुझे अपनी आंखों को ऊपर उठाना पड़ा और जिससे मुझे वो दिख जाए, इमेज दिख जाए। तो टेन बीटा इज द एंगल ऑफ ऑब्जर्वर्स आई, देखने वाले की आंखों का एंगल, ऑब्जर्वर्स आई विद इमेज, इमेज के साथ में जो एंगल है दैट इज टेन बीटा। और सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट के साथ में एंगल है, ऑब्जेक्ट के साथ में जो एंगल है दैट इज टेन अल्फा। तो सेम आज ही वही बना हुआ, एच आई अपॉन में एच ओ यानी टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। एच आई यानी कि इमेज की हाइट, एच ओ यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट, सेम उसी बात को ऊपर रिपीट किया गया। टेन बीटा यानी कि ऑब्जेक्ट इमेज को देखने के लिए एंगल, और टेन अल्फा यानी कि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एंगल। अब सारा खेल देखने का ही है, डायग्राम में देखेंगे। इसमें आदमी की आंख कहां पर होगी ये बताओ। तुम्हारा लेंस बहुत सही से नहीं आता, मतलब मैं बताऊं कैसा होता है लेंस। ये यहाँ पर एक लेंस है, यहाँ मार्कर रखा हुआ है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मुझे यहाँ ये मार्कर जो इस जगह रखा हुआ है ये इतना बड़ा दिखेगा। हम हमेशा लेंस के सामने होंगे और ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के पीछे होगा, और फिर वो मुझे बड़ा दिखाई देता है। तो आंख कहां पर मानी जाएगी? हमेशा राइट साइड में। अब राइट साइड में कौन से पॉइंट पर? यहाँ यहाँ यहाँ, हर जगह आंख है, जितने भी यहाँ पे इन्फिनाइट पॉइंट है हर जगह आंख माने। क्योंकि मैं अगर यहाँ हूँ तब भी मुझे इमेज बड़ी दिखेगी, इधर से देखूं तब भी मुझे इमेज बड़ी दिखेगी, मैं नीचे झुक के देखता हूँ, ऊपर से चक के देखूं तब भी मुझे इमेज बड़ी दिखेगी। मेरी आंख हर जगह पर मानी जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये लेंस मेरे सामने है, इसके पीछे ऑब्जेक्ट रखा है, मेरी आंख सामने जब देखेगी तो मुझे ये इतना बड़ा दिखाने की जगह पर इतना बड़ा दिखा देगा लेंस। ये चल रहा है इस जगह पे लिखित फॉर्म में। और लिखित में किसी चीज को पढ़ना कितना कॉम्प्लेक्स है, जो चीज प्रैक्टिकल लाइफ में है उसको लिखित फॉर्म में कन्वर्ट करके पढ़ाने वाले भी साइंटिस्ट कहलाते हैं। वही बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो बताते हैं कि इनको ऐसे स्टडी किया जाएगा, प्रैक्टिकल चीजों को कॉपी पे उतारना ही असली पढ़ाई है। देखें ध्यान से, सबसे पहली चीज तो ये कि
तो मैं एंगल बताने हैं, मतलब मैं यहाँ पे आंख बना देता हूँ, ठीक। आंख बनाना सीख लें, ऐसे एक गोला, फिर ऐसे पूंछ निकाल दें ऊपर ऐसे करके, इस तरह से ये दो आंख बन गई। कैसे बना सकते हो जो तुम्हें सही लगे, पर एक बिल्कुल नहीं चलेगी, ये वाली मत बना देना, ये कतई नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं। आंख बनाने पे ज्यादा जोर नहीं देना है, बस ऐसी बनाएंगे, हम यहाँ से देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। बुक में ये बनी हुई है, तब सब मेरे सिलेबस से आ रही है, तो सिंपल बना ले, सीधी सीधी बात, ऐसे तो बना ही सकता है ना, बस इतना काफी है सर, कोई दिक्कत नहीं है। खैर सुने ध्यान से, ऑब्जेक्ट के साथ में ये इमेज है कि ऑब्जेक्ट है, ये वाला ये इमेज है, इमेज के साथ में आंखों का एंगल कितना बताएंगे, ये वाला एंगल इमेज का एंगल है, देखो इमेज ये रही, इमेज के साथ में आंखों का एंगल बीटा, tan बीटा, इमेज के साथ में आंखों का एंगल इज बीटा। तो पता नहीं कि इमेज है, इमेज के साथ में ये जो एंगल निकल के जा रहा है उसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक गड़बड़, इमेज तुम्हारी पीछे है तो तुम ऑब्जेक्ट को भी पीछे ले जाकर ही एंगल नापोगे। ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसको यहाँ की जगह यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, इस जगह पर ध्यान रखना, होती बातें याद करनी पड़ेगी तुम्हें। मैं दोनों को एक जगह रख के कंपेयर करूंगा, मैं ऐसे कंपेयर नहीं करूंगा कि ये इतना पास है ये तो बहुत बड़ा है, और ये वाला बात तो बहुत दूर रखा तो छोटा है। फिर सीधी बात है, जो चीज हमारे पास होगी वो हमें कैसे दिखाई देंगी, बड़ी, जो दूर होगी कैसे दिखाई देंगी, छोटी। तो तुम्हें इमेज को और ऑब्जेक्ट को सेम जगह पे रख के तब एंगल नापना। तो मेरी इमेज के साथ में एंगल बीटा की वैल्यू निकल, बीटा आ चुका है कुल मिला के, मैं ऑब्जेक्ट को यहां मानता हूं, देखो बस ऐसे शिफ्ट किया है, साइज बढ़ाया घटाया नहीं है। और अगर ऑब्जेक्ट के साथ में एंगल नापेंगे, दैट एंगल इज कौन सा एंगल, अल्फा। इतना ध्यान से देखें, ऑब्जेक्ट के साथ में नपा हुआ एंगल अल्फा, इमेज के साथ में नपा हुआ एंगल बीटा। मैंने इसको वहां पे स्विच क्यों किया, क्योंकि चीजें एक जगह पे रखनी है और तब देखना है कौन बड़ी छोटी है। अरे जो पास है वो तो बड़ी दिखेगी, जो दूर है वो छोटी दिखती है। मैं वो काम नहीं करना, हमें इमेज और ऑब्जेक्ट को सेम जगह पे लेके जाना है, उसके बाद में एंगल नापेंगे। ऑब्जेक्ट के साथ बनने वाला एंगल अल्फा और इमेज के साथ बनने वाला एंगल बीटा। डायग्राम में इतना देखकर बताएंगे बीटा की वैल्यू ज्यादा है कि अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, कौन सा एंगल ज्यादा ऊपर उठा, अल्फा या बीटा। बीटा ऑब्वियसली, क्योंकि इमेज बड़ी बन रही है तो बीटा ज्यादा होगा, अल्फा कम होगा। हाँ भाई, कोई ऐसा कलर जो हाईलाइटेड दिखता है, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट ए बी है यहाँ पर, तो ये वाली हाइट भी कितनी होगी, ए बी, सेम ही तो बढ़ाया है। और इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, ए, कुछ नाम बोलो उसको, बताएंगे, इसी लिखते हैं फटा, मतलब इमेज की हाइट ए सी, ऑब्जेक्ट की हाइट ए बी, किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से, मुझे सारी वैल्यूज जाननी है तुमसे, मैं इसमें पुट करूंगा, आंसर बना दूंगा, तो उसे एक जगह तक लेके जाऊंगा। ऑफिस में तुमसे पहले ही बोला, तो फिर लेंदी है, कठिन है, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों पे डायग्राम नहीं बनेंगे। डायग्राम बहुत शांति सहूलियत से देखें तरीके से, ठीक है, समझो। tan बीटा निकालते हैं। बीटा tan कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ध्यान से देख के बताओ, इस छोटे वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल का नाम है ए बी ओ, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी ओ। अब मैं इन ट्राइंगल वगैरह लिख रहा हूँ, मैं लिखना चाहिए नहीं, वो सब समझ में नहीं आता फिर ज्यादा। ए बी ओ ट्राइंगल बोलो, बीटा के अकॉर्डिंग सामने कौन है, छोटे वाले ट्राइंगल में देखिए, छोटे वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में बीटा के अकॉर्डिंग सामने वाला परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और बेस कौन सा है, यू। तो tan बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी ए बी अपॉन में यू। tan बीटा आ गया ए बी अपॉन में यू। सभी लोग tan अल्फा देखेंगे, tan अल्फा के लिए ट्राइंगल सुने पहले, tan अल्फा के लिए ए बी ओ, तो ये दोनों सेम सेम नाम हो गए, इसे नाम बदलने चाहिए हमें। मैंने इसको बोला ए डैश, इसको बोला बी डैश,
ठीक है, ध्यान से देखें। इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, सभी लोग मुझे टेन अल्फा की वैल्यू बताओ एक बार। अल्फा के अकॉर्डिंग सामने वाला कौन, अल्फा के अकॉर्डिंग सामने वाला कौन है, ए डैश बी डैश, और उसके अकॉर्डिंग बेस कौन सा है, डी। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए डैश बी डैश अपॉन में डी। और इस पूरे खेल में मैं इस बात का और ज्यादा ध्यान रखूंगा कि ए बी और ए डैश बी डैश सेम है। वो तो अलग अलग पॉइंट पर शिफ्ट करने की वजह से मैंने उसको ए डैश बी डैश कर दिया, लेकिन ए बी की लंबाई और ए डैश बी डैश की लंबाई सेम है। पहले इतना सेट करो, टेन बीटा के अकॉर्डिंग सामने वाला परपेंडिकुलर ए बी और नीचे वाला यू, और टेन अल्फा के अकॉर्डिंग सामने वाला ए डैश बी डैश और नीचे वाला डी। अब जब हम लोग मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपने पास में निकल के आता है m इज इक्वल टू में टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। सभी लोग बस वैल्यू डाल दें इसकी, टेन बीटा की जगह पर टेन बीटा कितना दिया है इसमें, ए बी अपॉन में यू, और टेन अल्फा की जगह पर ए डैश बी डैश अपॉन में डी। इसमें एक चीज कट रही, बताओ कौन सी, ए बी से ए डैश बी डैश कटेगा क्योंकि दोनों सेम ही है, तो जगह अलग अलग है। तो मैंने ए बी से ए बी काटा, तो अपने पास में एम की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, देखना ये नीचे वाला डी है ऊपर पहुंचेगा, एम की वैल्यू निकल के आ जाएगी डी अपॉन में। मैग्निफिकेशन आ चुकी है बस कंप्लीट नहीं है अभी तक। ये आगे प्रोसीड होती है कि ये फॉर्मूला तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, यू के रिस्पेक्ट में नहीं मिलेगा। भाई ऑब्जेक्ट कोई आगे रख दे पीछे रख दे तो यू की फॉर्म में मत निकालना, कुछ और मिलेगा। देखिए लेकिन पहले यहां तक पहुंचे, एक छोटे सवाल का जवाब दें। डी ज्यादा है कि यू, डी की वैल्यू ज्यादा दिख रही है यू की वैल्यू, डी। तो अगर ऊपर ज्यादा वैल्यू मान लो ऊपर है 50 और नीचे 5, 5 से 50 काटना, मैग्निफिकेशन 10 आने का मतलब इमेज 10 गुना बड़ी, सब सही चल रहा है। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम देखें तो बात समझ में आई होगी। मैं तुम्हें 2-3 दिन से क्यों टेन अल्फा बीटा की छोटी छोटी ड्रॉप दे रहा था डायग्राम्स के लिए, इतना क्यों जोर लगा रहा हूँ, क्यों मैं तुमसे कह रहा हूँ कि लेंस मेकर फॉर्मूले को डायल करना, उसमें डायग्राम में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती, बनाने की हिम्मत आती है। और ये कम से कम 5-10 बार प्रैक्टिस करके आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली कठिन है, कोई संधि विच्छेद नहीं है, सब आसान ही तो नहीं है, आसान नहीं है, कठिन है। अभी फॉर्मूला इनकम्प्लीट हो रहा है, उसको भी सेट करेंगे। तो इसका जो सेटअप वाला फॉर्म है वो सुनो। अपने पास में लेंस फॉर्मूला निकल के आता है, पहले उसे लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं समझाता हूँ। 1/में f इज इक्वल टू 1/में v माइनस के 1/में u। सभी लोग मुझे ये बताएं कि 1/में v यानी इमेज कितने बन रही है, इमेज कितने बनी हुई है d पर। अब d उधर है कि इधर है, तो प्लस का d की माइनस का d, इसीलिए लास्ट में कल 1-2 सवाल कर देते बस प्लस माइनस सेट करने के लिए। तो बनेगा माइनस के 1/में d, माइनस के 1/। ऑब्जेक्ट कहां पे है, उस तरफ नेगेटिव में कि पॉजिटिव में, नेगेटिव में, तो इसको भी यू नहीं लेंगे, माइनस का यू। हमारे पास बचा 1/में f, माइनस के d उधर जाएगा तो प्लस के 1/में d और इक्वल टू प्लस के 1/में u। आगे सुने, ये जो 1/में f, 1/में f प्लस के 1/में d इक्वल टू 1/में u, इतना लिख लो पहले, इसका एलसीएम लेना मुझे आगे, इतना लिखें पहले ध्यान से। और ये डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये कंपाउंड इससे कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड डेरिवेशन इससे वाकई में खतरनाक है। तो मैं कठिन लग सकता है ऑब्वियसली, पहली बार देख रहे इस वजह से, 1-2 बार लगातार जब करेगा तब बहुत सेट बैठता है। हाँ भाई, 1/में f प्लस के 1/में d इक्वल टू 1/में u। मैं जब इसका एलसीएम लूंगा तो f और d का एलसीएम f d, f से f काटा d ऊपर, d से d काटा f ऊपर इक्वल टू 1/में u, f d। हेलो, जी जी जी
जी जी जी। अब क्या करना आप मुझे ये बताइए। जी हम्म, जी नहीं, मैं कल जाकर कर लूंगा मंडे को। लास्ट डेट हो जाए, बंद हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा 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 जी। हाँ भाई। डी प्लस है, एफ डी वन अपॉन यू टी के सबसे वैल्यू पुट करनी है। क्या पुट करना वो सुनो। तुम्हें यहाँ पे कहीं वन अपॉन यू दिख रहा है? अगर तुम्हें नहीं दिख रहा, देखने की कोशिश करें उसे। डी इंटू वन अपॉन में यू। मैं वन अपॉन में यू की जगह पूरा सामान रखूंगा, मैं इक्वेशन फाइनल कर लूंगा। डी प्लस एफ अपॉन में एफ डी और मल्टीप्लाई में वन अपॉन में यू की जगह पर आ चुका है ये। नहीं समझे, एक मिनट रुको। डी की जगह पे डी रहने दिया, मल्टीप्लाई लगाया, वन अपॉन में यू की जगह पर, वन अपॉन में यू की जगह पर डी प्लस एफ अपॉन में एफ डी। देख लेना इनसे, इसमें एक चीज कट रही है, काट दो से। डी से डी, डी से डी काटने के बाद में एम इज इक्वल टू में डी प्लस एफ अपॉन में एफ। तुम्हें डी पता है ना सबको, डी क्या चीज है? इमेज की डिस्टेंस। एफ क्या चीज है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। एम इज इक्वल टू, जैसे ही एफ को सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने पर डी अपॉन में एफ प्लस के एफ अपॉन में एफ, एफ से एफ काटेंगे तो एम, एफ से एफ काटेंगे तो वन और प्लस के डी अपॉन में एफ। एम इक्वल टू वन प्लस के डी एफ। हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि सवाल कट टू कट डायरेक्ट आते हैं, पूरे खेल से डायरेक्ट सवाल आते हैं। ये विदाउट फ्रॉडों से बच के रहें। बहुत सारे आ रहे हैं कंटिन्यूसली कि आपका अकाउंट केवाईसी से कनेक्ट नहीं, केवाईसी अपडेट करने के लिए फॉर्म दे रहा हूँ तो कर लीजिए, नहीं तो आपके 4,425 रुपये कट जाएंगे। ठीक है, दूर रहें, उसी का कॉल था। सिर्फ जरूरी बता नहीं सबको। बताने में सही से बताता, मैं इससे अभी टाइम नहीं कर रहा, मुझे तब टक्का बन जाते। देखा तुमने हिसाब के, तब बीटा अल्फा डिवाइड उसका इस्तेमाल वन प्लस के डी अपॉन में। इसी में एक स्पेशल केस और सुने कि ऑब्जेक्ट हमारी रीच में है ना, फिलहाल ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के पास होता है, मतलब जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप में देखते हैं आराम से, ऑब्जेक्ट हमें पता है कि बस पास से रखकर क्लोज रखा है। अगर ऑब्जेक्ट, इस चीज को सभी लोग बहुत ध्यान से लिख लें, इफ ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी एट इंफिनिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी एट इंफिनिटी, अगर ये मान लिया जाए
ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, वी एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर मान लिया जाए तो जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का वो m इक्वल टू डी अपॉन में f माना जाएगा। ठीक है, वन नहीं आएगा उसके अंदर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पर होगा तो फॉर्मूला डी अपॉन में f, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। कट टू कट सीधे स्टेटमेंट पर सवाल आएंगे बिना किसी कॉम्प्लेक्शन के, बिना किसी घुमावट के, क्योंकि खुद ही इतना घुमा हुआ टॉपिक है। इनमें कोई हालांकि एक्सपेरिमेंट करके चेक नहीं करना चाहता बुद्धि कितनी तेज है, सीधे सीधे सवाल सीधे से जवाब देने हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए 1 प्लस के डी अपॉन में f में बीटा अपॉन में अल्फा किया, बीटा अल्फा की वैल्यू निकाली, वो ध्यान से डायग्राम बनाया, फिर उसके बाद भी लेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। तुम्हें अब जाके एहसास हुआ कि तुम्हें कितना रोक के रखा हुआ तब से कि चैप्टर में कितना कुछ आगे आएगा। रिवीजन कर, इंपॉर्टेंट डायग्राम बना के देखते रहें। लेंस वाला स्पेशली वो सबसे अच्छी तैयारी थी इन सब चीजों को सीखने के लिए। ठीक है, अगला बनाता हूँ, दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्योंकि टॉपिक दिखाने हैं, मैं एक पर घोटू मानी ज्यादा लंबे समय तक। देखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड जो बायोलैब में पाए जाते हैं वो सभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं। और पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो तुम लोगों ने नहीं देखे होंगे। ठीक है, ध्यान से बात सुने। जिन लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा वो ये बताएं कि कुछ ऐसा दिखता है, बनाना मत है, सुन लो। मैंने कल बनाया था माइक्रोस्कोप जानबूझकर, कुछ इस तरह से बना दिया था मैंने। एक गोल सा चकपहिया, उसके बाद में नीचे लगे होते हैं 3 लेंस पतले पतले से। यहाँ पे एक पकड़ने के लिए हत्था, नीचे लगा होता है स्टेज और क्या क्या। ऐसे ही होता है ना माइक्रोस्कोप, बनाना नहीं है ये, बेसिक तौर पे यही है ना। तुम्हारी आंख किस जगह पर होती है इसमें? मैं से कोई ऐसा तो नीचे से दिखता है, सब ऊपर ऑब्जेक्ट, आंख ऊपर ही होती है। ध्यान से बात सुने, आंख होती है हमारी इस जगह पर। ठीक, ये हमारी आंख है और ऑब्जेक्ट रखा होता है नीचे। अब इसमें 2 लेंस है, एक तो लेंस ऊपर को डाला जाता है, एक होता है काला काला से गुटली सी डाल देते हैं, कट से कट्टा सा होता है उसमें, और एक ऑब्जेक्ट रखा होता है नीचे। ये वाले जो लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास में, इनको तो बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्ट के पास में आर ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो ऊपर होते हैं इसको बोलते हैं आई पीस, जो आंख के पास में होता है। जिन्होंने कभी अपने ध्यान से देखा हो माइक्रोस्कोप तो समझ में आएगा कि इसमें बड़ा लेंस कौन सा होता है साइज में, ऊपर वाला बड़ा होता है कि नीचे वाला बड़ा होता है? मतलब साइज में कौन सा बड़ा लेंस होता है, कौन छोटा लेंस होता है? बड़ा है छोटा, ऊपर मतलब क्या? ये जो नीचे होता है ना वो तो होता है बिल्कुल बिंदा सा, छोटा सा लेंस होता है, बहुत बारीक सा। ऊपर वाला होता है थोड़ा बड़ा सा नेक्स्ट साइज में। तो जो आई पीस है उसके पास में थोड़ा सा बड़ा लेंस और इसके पास में थोड़ा सा छोटा लेंस। ऑब्जेक्ट के पास में थोड़ा छोटा लेंस पाया जाता है, उसके पास थोड़ा बड़ा लेंस पाया जाता है। ठीक है, अब इसी अगर मैं माइक्रोस्कोप को लिटा दूं, ठीक है, मैंने इस माइक्रोस्कोप को ऐसे करके लिटा दिया और लिटाने के बाद में मैं इसको घुमाने वाला और अभी तो घूमेगा कैसे, यहाँ से ऐसे घुमा दिया। ये हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान से देखिए। इसमें सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर कौन रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास में रखा है छोटा सा लेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव पीस, छोटा सा लेंस यानी ऑब्जेक्टिव पीस। और हमारी आंख के पास में रखा होता है आई पीस। सीधी बात है कि ये वाला जो लेंस है आई पीस वाला, ये तो बड़ा होता है आई पीस, और ये लेंस होता है थोड़ा छोटा सा ऑब्जेक्टिव पीस। और उसके सामने कौन रखा होता है? ऑब्जेक्ट। और हमारी आंख कहाँ पर होती है? इस जगह पर, इस साइड पर होती है हमारी आंख। अगर मैं तुम्हें पूरा लेंस बस माइक्रोस्कोप को समझाऊं तो मुझे ये सामने के लोहे लंगर जो उसमें चिपके वो सब हटाने पड़ेंगे, और बस तुम्हारे सामने ये रखने वाला हूँ। तो बस इसको ध्यान से देखना है कि डायग्राम इसका क्या बनेगा। ठीक है, समझे? अब बनाएंगे ध्यान से। हमारे पास में कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने का तरीका होता है कि साहब यहाँ पर एक लेंस लो, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव पीस। ऑब्जेक्टिव पीस यानी या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस, कुछ भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पीस बोलेंगे या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऊपर लिखना नीचे नहीं। ऑब्जेक्टिव पीस, और ठीक ठाक ऊपर लिखना, ऑब्जेक्टिव पीस या फिर ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद में इस जगह पर यहाँ पर होता है अपने पास में आई पीस।
और आई पीस के सामने पड़ी होती है किसी भी आदमी की आंख, जो उसको देखना चाहती है कि उसके सामने जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा दिखाई देगा। इस तरह से बना दें पहले। ये आई पीस है, वो ऑब्जेक्टिव पीस है। तो डिस्टेंस तो बनाना है, डिस्टेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक ठाक सी हो, नीचे ने बड़ा होना चाहिए, ऊपर ही तो छोटा होगा चलेगा। ऐसे बना है। इस साइड पर होती है अपने पास में आई पीस, और आई पीस के सामने होती है ऑब्वियसली आंख। ये वही लेंस है तुम्हें जो मैंने अभी माइक्रोस्कोप दिखाया ना घुमा के, वही माइक्रोस्कोप है ये। इस साइड पर तुम कहीं पर भी आंख बना सकते हो, आंख हर जगह का काम करेगी, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर बनी हुई है आंख। अब इसमें काम कैसे होगा, इसकी स्टडी कैसे करनी है वो समझो। स्टडी करने से पहले जो ऑब्जेक्टिव पीस की फोकल लेंथ है वो छोटा है तो उसकी छोटी होती है f0, कम फोकल लेंथ इसकी। ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसकी फोकल लेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है, दैट इज fe। इसकी फोकल लेंथ को fe, e का मतलब आई पीस की फोकल लेंथ और f0 यानी कि ऑब्जेक्टिव पीस की फोकल लेंथ। और इनके बीच में ना गैप भी होता है, दैट गैप इज l, दैट गैप इज l। वो जो ट्यूब सी पाई जाती है, जो पाइप पाया जाता है उसके अंदर, जो ऊपर आई पीस है नीचे लेंस है, तो उनके बीच में गैप भी है, दोनों बिल्कुल पास पास नहीं चिपके होते हैं, तो एक ऊपर होता है नीचे होता है, तो दैट गैप इज l। अब तुम्हें इसमें क्या समझना है कि अगर हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो आखिर काम करता कैसे, ये बड़ा बनाता कैसे चीजों को, वो सुने। अपने पास में ये ऑब्जेक्ट रखा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए तुम्हें कितनी लाइटें लानी है, कम से कम दो, दोनों के दोनों उसके सिर से। तो मैं इसके सिर से पहली लाइट रे लेकर आता हूं, मुझे पता है कि लाइट रे अगर पैरेलल आएगी तो टकरा के नीचे की ओर निकल जाएगी, ठीक है, टकरा के नीचे जाएगी, सीधी सीधी बात है। और मैं इसके सिर से एक लाइट रे और लेकर आया, इस तरह से लाइट रे टकराएंगी और टकराने के बाद में इस वाले लेंस तक पहुंचेंगे। देखिए क्रॉस करनी चाहिए, ऐसे क्रॉस करें और आगे निकल जाए, मतलब लाइट दोनों की दोनों आएंगी, क्रॉस करेंगे, इस करके आगे निकल जाएंगे। मैं इस कहानी को थोड़ा सही करने के लिए इसमें एरो बना रहा हूँ, ये वाली लाइट सीधी निकल के आ गई आर पार होकर, और ये लाइट बैंड होकर यहां तक पहुंच चुकी है। जब पहला लेंस इन लाइट रे को क्रॉस करके आगे भेजेगा, तब दूसरा लेंस आके फाइनल इमेज देगा हम लोगों को। इनको इस तरह से मिला के यहां पर मिल जाएगी हम लोगों को फाइनल इमेज। हमारा जो दूसरा लेंस है वो हमें फाइनल इमेज देगा, ठीक है। दूसरा लेंस फाइनल इमेज जिस पॉइंट पर देगा, उस जगह को मैंने यहां से ऐसे करके दिखा दिया, और तुम सभी लोग इस बात को समझने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करोगे कि जो फाइनल इमेज है उसकी डिस्टेंस क्या मानी जाएगी, d, दैट डिस्टेंस इज d। तो अगर तुम्हें सबसे मेन बात समझ में आए तो ये कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस काम कर रहे हैं, दो। पहला लेंस इमेज को थोड़ा सा बड़ा बनाता है, और दूसरा लेंस उन्हीं लाइट रेज को क्रॉस करके थोड़ा और बड़ा बना देता है, मतलब इतना सा ऑब्जेक्ट हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के काम करने का सिस्टम लिखा हुआ है। सामने आंख होती है, वहां पे ऑब्जेक्ट, और इसी को अगर तुम कल्पना कर पाओ, हम रोटेट कर देते हैं, आंख को ऊपर रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को नीचे, और ऐसे दिखाई देता है। अच्छा, कभी गौर से देखना कि माइक्रोस्कोप के नीचे शीशा लगा होता है एक, तो उस शीशे का मेन काम है लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करके ऊपर भेजना। अगर लाइट रे आएंगी नहीं तो हमें दिखेगा भी नहीं, मतलब माइक्रोस्कोप में तुम ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। अगर मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर ये रख दूं पेन, मुझे दिखेगा ही नहीं उसमें। बस वही चीज देखना पॉसिबल है जिनमें लाइट आर पार जा सकती है, यानी कि स्लाइड्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि वो लाइट के प्रिंसिपल पे काम नहीं करता है, ये लाइट के आने से काम करते हैं। तो अगर तुमने किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिया उसकी स्टेज पर, दिखेगा ही नहीं। खैर, अब इसकी स्टडी प्रॉपर्ली सुनने ध्यान से। इन जगहों पे आके शायद मुझे एहसास ये भी हुआ था कि मतलब केमिस्ट्री का तो पहले ही हो गया था कि बायो के साथ केमिस्ट्री क्यों है, समझ में आता है। फिजिक्स क्यों है, समझ में आया बाद में, बहुत सारी जगहों में समझ में आया, क्योंकि टोटली आज के टाइम पे जितनी भी डॉक्टरी है वो बिना कंप्यूटर के, बिना मशीनों के चल ही नहीं रही है, वो सब में फिजिक्स चाहिए। खैर, ढंग से बात समझो। ये अपने पास में जो पहला ऑब्जेक्ट था उससे बनी ये वाली इमेज, और इससे बनी फाइनल इमेज। दो इमेज बन गई, पहले के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है,
दूसरे लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और बाद वाली कौन है, इमेज मानी जाएगी। अब मुझे अगर मैग्निफिकेशन निकालना है तो पहले मैं इसका मैग्निफिकेशन निकालूंगा, फिर इसका निकालूंगा, फिर नेट निकालूंगा दोनों का। तो सभी लोग ध्यान से सुने। फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस, फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस, फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस। वैसे मैंने तो बात बोली थी, डायग्राम देखने के बाद में भी नहीं बनेगा। बन गया सबका डायग्राम एकदम एक्यूरेट, ऐसे ही बना है, लाइटें मिली नहीं रही है, टेढ़ी मेढ़ी खींच खींच के सेट कर रहे हैं उन्हें। दैट इज एक्यूरेसी। मुझे कारण प्रैक्टिस चाहती है, मुझे पता है कि मैं इसको कितना डिस्टेंस पे रखूं, सही जाके बैठे सीधा नीचे खिंच जाए। मतलब जुगाड़ नहीं बनाओ तो बनाए। फिर अगली बात सुने इसके अंदर, सभी लोग बिल्कुल गौर से देखें, ध्यान से देखें, सहूलियत से देखें, सिस्टमैटिक तरीके से। ये कौन है, ऑब्जेक्ट, यानी कि एच ओ ऑब्जेक्ट। ये कौन है, एच आई, यानी कि पहली वाली इमेज। अगर ये एच ओ है तो इसके ठीक आगे ये वाला भी कौन होगा, एच ओ। किसी को इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों एच ओ तो होंगे, आगे शिफ्ट कर लिया मैंने। इसके बाद में अगली बात सुने शांति से, इमेज के साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में बनने वाला एंगल क्या माना जाता है, अल्फा। कोई दिक्कत, ऑब्जेक्ट के साथ में बनने वाला एंगल अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ठीक सामने वाला भी अल्फा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं ट्रायंगलों के नाम नहीं दे रहा हूं क्योंकि वैसे इतनी सारी एबीसीडियां, लाइन, एल, एफ, ई, एफ नॉट नहीं लिख रहा हूं, मतलब ट्रायंगल के नाम लिखकर ही इसको आगे प्रोसीड करते हैं। लैंग्वेज लिखकर ऐसा लगता है कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ए ट्रायंगल, बी ट्रायंगल, सी, ऐसे करके, पर नहीं। पहले ये समझें, ऑब्जेक्ट के साथ में बनने वाला एंगल अल्फा, तो ठीक सामने वाला भी अल्फा, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं तुमसे 2 से 3 बातें पूछूंगा, सब लोग ध्यान से जवाब देना उस वाले ट्रायंगल के बारे में। अब उस वाले इस वाले को करने से अच्छा होता नाम दे दो, हम इसके बावजूद भी नहीं देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। दे दो नाम, दे दो, मन नहीं मान रहा। सी, ए, बी, ये वाला ए डैश, बी डैश। हाँ भाई सभी लोग इन ट्रायंगल एबीसी बताएंगे। इन ट्रायंगल एबीसी tan अल्फा कैसे निकलेगा, छोटे से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अल्फा के अकॉर्डिंग सामने वाला कौन, सामने वाला बोलो, tan अल्फा के अकॉर्डिंग सामने वाला एच नॉट ए बी, जो कहना चाहो वो कह सकते हो, एक ही बात है वो। मैं इसको लिख दिया एच नॉट, और इसके नीचे वाला बेस। तुम जरा कंपेयर करो, ये भाई लंबाई कितनी होगी, लगभग अल्फा के अकॉर्डिंग सामने वाला ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ, नीचे लंबाई कितनी होगी, बेस कितना होगा, एफ नॉट। ये 19 20 सब एल भी याद है, नहीं दिखते हैं। अगर मैं एफ नॉट को वहां भेज दूं तो एच नॉट इज इक्वल टू, मैं एफ नॉट tan अल्फा, मेरे पास में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई, एफ नॉट tan अल्फा आ गई उस वाले ट्रायंगल से। अब जरा सभी लोग इस वाले ट्रायंगल में सहायता करें मेरी। इन ट्रायंगल सी ए डैश बी डैश tan अल्फा के अकॉर्डिंग इस वाले ट्रायंगल बोलेंगे, अल्फा के अकॉर्डिंग सामने वाला, अल्फा के अकॉर्डिंग सामने वाला इस वाले ट्रायंगल में, ये अल्फा, इसके अकॉर्डिंग सामने वाला कौन है, एच आई, यानी कि इमेज की हाइट। और इसके ऊपर वाला हिस्सा बोलो, ये बोलो, देख जाए तो एल, यानी कि ये बन जाएगा एच आई अपॉन में एल। अगर मैं इसको वहां मल्टीप्लाई भेज देता हूं तो एच आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी tan अल्फा मल्टीप्लाई में एल, एल मल्टीप्लाई में tan अल्फा। ये अभी तक कौन से लेंस का काम चल रहा है, पहले का, अभी दूसरे का और चलेगा। पहले का काम चल रहा है बस अल्फा सामने वाले से एच नॉट अपॉन में एफ नॉट, और सामने वाले से एच आई अपॉन में एल। अब मैं बस एक बात को जानने में इंटरेस्टेड हूं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, बोलना। मैंने अभी पिछले में tan बीटा को tan अल्फा इस्तेमाल किया, लेकिन उससे पहले कुछ लिखा था भाई, बोलो बस। एच आई अपॉन में एच को, सभी लोग मुझे एच आई की वैल्यू बताएं। एल tan अल्फा, एच नॉट की वैल्यू बताओ, एफ नॉट
टेन अल्फा। ये किसकी मैग्निफिकेशन निकल रही है, आई पीस की ऑब्जेक्टिव पीस की, तो इसको एम नॉट लिख दिया। टेन अल्फा से टेन अल्फा कट गया तो एम नॉट की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, एल अपॉन में एफ नॉट। एम नॉट की वैल्यू एल अपॉन में एफ नॉट। ये तो हो गया पहले वाले लेंस का काम, पहला वाला आ गया निकल के। डायग्राम कॉम्प्लेक्स है ऑब्वियसली, प्रैक्टिस का खेल है, बहुत खतरनाक प्रैक्टिस चाहिए। अरे डायग्राम में एक्यूरेसी लाना है, एक बार में तुम करते करते थक जाओगे डायग्राम में एक्यूरेसी लाने के लिए। अल्फा बीटा ध्यान रखना, कितना तगड़ा खेल है कि ये अल्फा ये सामने वाला एच आई एच नॉट, मतलब बहुत बेहतरीन लेवल का रिवीजन चाहिए। हर वक्त ऐसा ही हो रहा है, तुम अगले जो भी चैप्टर पढ़ रही हो पुराने चैप्टरों से कठिन लग रहे हैं और लगेंगे, बाद में ही इसलिए दिए गए हैं। सबसे आसान पहला ही है इस पूरे फील्ड में, सबसे आसान चैप्टर कूलम्ब्स लॉ, सबसे ज्यादा याद होता है उन लोगों को। खैर आगे सुने, अब आ जाते हैं दूसरे लेंस के लिए। फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, अगर हम लोग आईपीस की मैग्निफिकेशन निकालने की बात करें तो तुम्हें इसमें कुछ ज्यादा चक्कर नहीं लगाना, बस तुम्हें एक सिंपल बात ये बोलनी है कि आईपीस is behaving like a simple माइक्रोस्कोप। ये इसके लिए सिंपल माइक्रोस्कोप है। सामने एक ऑब्जेक्ट रखा, उसकी इमेज बनानी है। आईपीस इज बिहेविंग लाइक ए सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश। ये जो ऑब्जेक्ट है अपने पास में ए डैश बी डैश, इसके लिए जो आईपीस है वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। ये बात तुम समझे नहीं, मैं समझाता हूं, ध्यान से देखो। ये अपने पास में लेंस है, इस लेंस में इमेज कहां पर, ऑब्जेक्ट कहां पर है, नीचे। इसके लिए तो ऑब्जेक्ट ही है, और इमेज भी कहां बन रही है, नीचे। जरा पीछे वाला देखें, इस लेंस में ऑब्जेक्ट कहां है, आगे, ये ऑब्जेक्ट, और मतलब ऊपर की ओर इमेज भी कहां बन रही है, ऊपर की ओर। मतलब यहाँ पे ये ऊपर, ये भी ऊपर, सेम टू सेम इसमें हो रहा है। यहाँ पे ये नीचे और ये भी नीचे। तो आईपीस किसकी तरह काम करेगा, एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह। और सिंपल का फॉर्मूला देख के बताएं क्या लिखा है। सो एम इज इक्वल टू में क्या लिखा है, देख के बताऊं, 1 प्लस डी अपॉन में एफ। लेकिन इन सभी केसेस में, मतलब इस वाले केस में, अगला जो टेलीस्कोप होगा उस सबके केस में हम मानते हैं ऑब्जेक्ट कंसीडर टू बी एज इंफिनिटी। इन सभी केस में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर कंसीडर किया जाता है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर कंसीडर करते हैं। और इंफिनिटी पे कंसीडर करने पर उसमें मैंने बस 1 हटा दिया, लिख दिया डी अपॉन में एफ ई। 1 हटाना है। अगर इंफिनिटी पे नहीं है, हमारी रेंज में माना जाएगा तो 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई। अगर हमारी रेंज में नहीं है तो डी अपॉन में एफ ई। ठीक है। अब मेरा तुमसे फाइनल सवाल है, हम नेट मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन का नेट कैसे निकलेगा, नेट बताओ। इस ये एम नॉट है, वो एम ई है, दोनों को जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होती है, पावर जुड़ती है, फोकल लेंथ उल्टा जुड़ती है, पर मैग्निफिकेशन जुड़ती नहीं है, वो मल्टीप्लाई होगी। इसीलिए बन जाएगा एम नॉट मल्टीप्लाई में एम ई। और जब मैं आंसर निकालूंगा तो एम नॉट की वैल्यू एल अपॉन में एफ नॉट और मल्टीप्लाई में डी अपॉन में एफ ई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसलिए पहले वाला पढ़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब तो मैं पहला कठिन लगेगा, दूसरा वो मैं नहीं बता सकता। दूसरे में डायग्राम कठिन है, ड्राइव अच्छा हुआ। पहले में डायग्राम आसान है, ड्राइव कठिन हुआ। देख लें ध्यान से, और है कॉम्प्लेक्स खेल है ना। इसलिए रिवीजन करें, आगे लोड बढ़ता ही है, घटता नहीं है। अभी लोडेड चीज आ गई, लेंस पे का फॉर्मूला पेंडिंग पड़ा हुआ है, आदमी खत्म तो हो ही जाएगा किसी ना किसी जाके जगह पे।
फाइनली एक बात समझ में आई, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, सा, उसकी फाइनल इमेज इतनी बड़ी है, मतलब बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू उसके। अगर वो 1 सेंटीमीटर का इमेज बन गई 100 सेंटीमीटर की, इसका मतलब भी हो गया 100 गुना बड़ी हो गई है। मामूली नहीं है, 100 गुना बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी लड़ाई तुमसे 100 गुने आदमी से हो रही है हाइट में, तुम्हारी हाइट मान लो 5 फुट और 500 फुट का आदमी, अब तुम 500 फुट के आदमी अंदाजा नहीं लगा पाओगे। बताता हूँ, शनि देव की मूर्ति देखिए कोकला बन वाली, क्या फुट की है वो, 65 फुट की, वो 65 फुट की प्रतिमा है। अब तुम अब अंदाजा लगाओ, 5 65 5 500, 100 गुना बड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है। 100 गुना ऐसे नहीं, बस 100 गुना ही तो है, 1000 गुना तो उससे भी ज्यादा होता है। 100 गुना ही जान ले लेगा यदि कंपेरिजन को दिमाग से करना सीखें। वो 5 और 65 का कंपेरिजन ही तुम्हारे होश उड़ा देगा। तो इस बात को सोचे कि 100 गुना बड़ी इमेज वाकई में चीजों को बहुत अच्छे स्केल पे दिखाती है। तुम्हें समझ में आया इस पूरे खेल में सबसे खतरनाक कौन है? डायग्राम। उसके साथ साथ मेमोरी कैसे कैसे करके याद कर रहे हैं, ठीक है। मैं तुम्हें सी पॉइंट पर लेके जाऊंगा जानबूझ के, तो कम से कम डायग्राम दिखाने दिखाना है। देखें, सी पॉइंट है टेलीस्कोप, वो भी कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग। पहले 2 टेलीस्कोप लिखे ना, उसमें सबसे पहला रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो लाइट की रिफ्लेक्शन से बनता है, एक होगा रिफ्लेक्शन से बनने वाला, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसमें कुछ नहीं, स्विच कर दें बस। माइक्रोस्कोप छोटे को बड़ा दिखाता है, ये बड़े को छोटा। तो उसमें अगर आई पीस यहाँ पे बड़ा वाला था, ऑब्जेक्टिव पीस वहां पे था, इसको पलट दें बस। मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये वाला ऑब्जेक्टिव पीस, बड़ा वाला लेंस, ऑब्जेक्टिव पीस, ऑब्जेक्टिव पीस, और पीछे को कौन सा आ जाएगा? आई पीस। अब इसमें डायग्राम बनाने में एक थोड़ा पास ही रखना है, दूर है, और नीचे थोड़ा बड़ा रखना, ये हो जाएगा आई पीस। ठीक है, ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। लोगों ने किसी एड वगैरह में टेलीस्कोप देखा है क्या? जी मैंने जीनियस पार्ले जी नहीं देखा हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। टेलीस्कोप तुमने कभी ऐसे कभी किसी फोटो तुम देख लिया हो, तो वो आगे से कैसा होता है? बाहुबली मूवी देखी, उसमें एक जगह पे टेलीस्कोप आता है, एक जगह पे वो कांच के टुकड़े रखता है पीछे पीछे करके, जब वो उसका सिल लेके आ रहा होता है। नहीं देखी? कोई ऐसा है बाहुबली नहीं देखी हो? जैसे पिछली बार था नितिन, बाहुबली नहीं देखी, चल छोड़ो कोई बात नहीं, नहीं लट कर दिया। तो मैंने उससे पूछा सूर्यवंशम देखी है? मैं मेला, लेकिन तो जीत में रहा है दुनिया, मत पढ़े फिजिक्स यार, अद्दे यार, मतलब कॉमन चीज है ये, मेला जेला सूर्यवंशम इम्पोर्टेंट है। ऐसा कौन है इंडिया में देखे सूर्यवंशम नहीं देखी? सोनी मैक्स पे 100 साल का पेटेंट है उस मूवी का, 100 साल तक दिखाते रहेंगे उस मूवी को रेगुलर। जब कुछ नहीं आ रहा होगा तो सूर्यवंशम आ रही होगी। उसने वही नहीं देखी है, तो बाहुबली तो बहुत बड़ी चीज हो गई उसके हिसाब से। तो इतनी पुरानी फिल्म उसके पापा ने देखी होगी किसी टाइम, उसने अब तक नहीं देखी है। फिर ध्यान से बात समझे, मतलब तुम जस्ट इमेजिन करोगे ना, बहुत बड़ी बात है। उसने मेला नहीं देखी है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। चलते फिरते आदमी नहीं सुन लेता, सीन देख लेता, कहीं आमिर खान उसमें ये भी जानता है, यही नहीं पता। बताओ, ऐसा जीवन व्यर्थ है। हाँ भाई ध्यान से बात सुने, अगर तुम लोग कभी वो बाहुबली का टेलीस्कोप देखोगे तो उसमें आगे वाले लेंस कैसे होते हैं? बड़े, और पीछे वाले कैसे होते हैं? छोटे लगातार। तो जहां पे अपनी आंख रखते हैं वो तो होता है छोटा लेंस, और जहां पे सामने से आदमी आता है वो लेंस कौन सा होता है? बड़ा लेंस। तो ये ऑब्जेक्टिव पीस और ये वाला आई पीस, हमारी आंख सामने पाई जाएगी। तुम्हें डायग्राम बनाना है, मैं ड्राइव नहीं करूंगा, डायग्राम जानबूझ के बनवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंख, और यहाँ पे नहीं रखा ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताओ कि टेलीस्कोप कौन सी चीजों को देखने में इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी या छोटी? बड़ी चीजें, और वो डिस्टेंस पे होती है बहुत ज्यादा। तो ज्यादा डिस्टेंस की चीजों को देखने के लिए, लंबी दूरी की चीजों को देखने के लिए, लंबी दूरी यानी कि जो इन्फिनिटी पर है उनको देखने के लिए। अच्छा, इसको भी लिख लें, इसकी जो फोकल लेंथ दैट इज एफ नॉट, और इसकी जो फोकल लेंथ दैट इज एफ ई, इनके बीच में गैप नहीं आ पाएगा इस बार, तो पास पास ही रखें, एफ नॉट और एफ ई।
इनके बीच में गैप नहीं बन पाएगा। अब बात सुनो, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है तो वहां से लाइट रेज कैसी आएंगी ये बताएं। कितनी आएंगी पहले ये बताओ। दो, दोनों सिर से नहीं आएंगी क्योंकि अब ऑब्जेक्ट सामने नहीं है, डिस्टेंस पर है। दोनों लाइट रेज कैसे निकल के आएंगी? पैरेलल। उनको बनाने से पहले काम की बात, तो लाइट रेज पैरेलल यूं नहीं बनानी है, ठीक है? मतलब इस वाले एंगल को ना कम रखना है, ऐसे करके थोड़ा टिल्ट करके बनाना, डायग्राम अच्छा बनता है उससे। मतलब एक लाइट रे यूं आएगी पैरेलल और एक लाइट रे यूं आएगी पैरेलल, ठीक है? ये दोनों ये टकराएगी यहाँ से और ऐसे करके बेंड हो जाएगी और ये सीधी जा रही होगी लगातार इस तरह से, ये सीधी जाएगी। तो थोड़ा टिल्ट करके नीचे से बना, नीचे से ऊपर से बनाओगे बढ़िया नहीं बनेगा। दो लाइट रेज पैरेलल लेके आएंगे, एक तो सीधी पार निकलती है और एक बेंड हो जाएगी, और बेंड होने के बाद में आगे यहाँ तक पहुंचेगी। अब पहुंचने के बाद में इस इमेज को जगह पर बना दे, सीधी सीधी कहानी। अब तुम ये बताओ कि ये जो इमेज बन रही है कि बड़ी है कि छोटी है एज कम्पेयर टू जहां से आ रही है उसके मुकाबले? उसके मुकाबले छोटी है। जो आदमी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है वो तो बहुत बड़ा माना जाता है, और उसके हिसाब से ये जो इमेज है वो छोटी ही है। तो इसका काम उसका ठीक उल्टा, ठीक है? लाइट रेज कैसे लाना, नीचे थोड़ा टिल्ट करके बनाना, सेम टू सेम ऐसे डायग्राम है। बस इतना ध्यान रखना है कौन सा लेंस बड़ा होगा कौन सा लेंस छोटा होगा और कैसे करके लाइट रेज लेके आनी है। अभी इसमें एंगलों का खेल खेला नहीं गया, खेला भी नहीं जाएगा अभी तो। जितनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी दैट डिस्टेंस इज डी। फाइनल वाले लेंस से डिस्टेंस पर इमेज है वो डिस्टेंस डी लगा दो। ऊपर में एफ नॉट दिख ही रहा होगा, ऊपर में एफ ही दिख ही रहा होगा। फिर ध्यान से डायग्राम देख लें। समय समय पर इस चीज का एहसास होता रहेगा कि यहाँ ये फिजिक्स है, वो भी कक्षा 12वीं की है, तो ब्लेंड है अपने आप में। तो जब तुम कभी मेंस की लेवल की कंपेयर करोगे ना, कुछ नहीं है। पहाड़ तब तक पहाड़ है जब तक उससे ऊंचा पहाड़ ना देखा जाए। डायग्राम बना दिया ना, ठीक है? फिलहाल के लिए इतना। तुम्हारा बस एक मेन काम, दोनों डेरिवेशन रिवाइज करें तरीके से, सिंपल मैग्नीट्यूड कंपाउंड मैग्नीट्यूड को जानबूझ के दिखा दिया गया। इसे अपन लोग मंडे को फिनिश कर देंगे चैप्टर को डॉटिकली न्यूमेरिकली ट्यूसडे से, ठीक है? चलो।